जो हमें फॉर्मूला जी फॉर्मूले की टैब में हमारे पास एक ग्रुप होता है जी फॉर्मूला ऑडिटिंग, जो हमें फॉर्मूला के बारे में जो भी फंक्शन हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके देता है। ये हमें बताता है कि कैलकुलेटिंग स्टेप्स क्या है, किस तरह से कौन कौन से सेल्स एवेल्यूएट हो रहे हैं और ये कैलकुलेशन किस किस तरह से हो रही है। तो इसको समझने के लिए ये मैंने एक प्रैक्टिस शीट क्रिएट की है। लेट्स सी, ये हमारे पास एक कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं ABCDEF और इसकी कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ रही है, लेबर की कॉस्ट आ रही है, रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट हैं। यूनिट प्राइस, यूनिट सेल प्राइस हमारे पास लिखी हुई है और हमने इसके इतने इतने यूनिट सेल कर दिए हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पीरियड की सेल्स का डाटा भी आ गया है और पर यूनिट की कॉस्टिंग भी हमारे पास आ गई है। तो हमने कैलकुलेट करना है कि इस टोटल पीरियड में हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो देखें इसको करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो मैं टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करूंगा। आपको पता है टोटल रेवेन्यू इज टोटल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। तो मैंने अगर प्रोडक्ट ए के टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू यूनिट प्राइस यानी कि यूनिट सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करके अगले 5-6 सेल्स में पेस्ट कर दूंगा, जिससे होगा ये कि क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस है, मुझे पता है कि जैसे ही मैं सेल को लेफ्ट टू राइट कॉपी करूंगा मेरे रेफरेंसेस भी लेफ्ट टू राइट मूव होने चाहिए। तो मैं जैसे ही F2 प्रेस करूंगा फॉर्मूला एंटर करने से मैं एडिट मोड में चला जाऊंगा। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडिट मोड क्या होता है। एडिट मोड में अगर कोई फॉर्मूला इंसर्ट किया गया हो और फॉर्मूले में कुछ सेल्स के रेफरेंस दिए गए हों तो हम ये बात पहले कर चुके हैं कि वो इस तरह से कलरिंग से हाईलाइट हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया है। टोटल लेबर कॉस्ट की बात करते हैं जी। टोटल लेबर कॉस्ट भी उतने ही यूनिट्स की कैलकुलेट होगी। ऑब्वियसली अगर हम रेवेन्यू 960 यूनिट का ले रहे हैं तो लेबर कॉस्ट भी 960 यूनिट की ही लेनी चाहिए। ये अकाउंटिंग का रूल होता है और आप इंशाल्लाह आगे जब अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने यूनिट्स का रेवेन्यू आप ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं उतने ही यूनिट्स की कॉस्ट भी आपने डालनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय लेबर कॉस्ट, राइट। अच्छा जी, तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगी लेबर कॉस्ट। अब मैं इसको इसी फार्मूले को लेफ्ट टू राइट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो क्या जब मैं लेफ्ट टू राइट कॉपी पेस्ट करता हूं तो क्या C11 भी लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। जब मैं टॉप टू बॉटम कॉपी पेस्ट करता हूं तो क्या C11 नीचे आना चाहिए? जी बिल्कुल नीचे नहीं आना चाहिए। तो मुझे 11 नंबर को फिक्स करना है, यानी कि 11-12 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली C5 में जब मैं इसको लेफ्ट टू राइट कॉपी करूंगा तो क्या ये लेफ्ट टू राइट कॉपी होना चाहिए? जी बिल्कुल। जब मैं लेफ्ट टू राइट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो B की कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये जो ग्रीन है इसको B में शिफ्ट होना चाहिए, इसको ब्लू को भी शिफ्ट होना चाहिए। तो जब मैं ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ C5 को क्या ऊपर से नीचे भी कॉपी पेस्ट होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको नीचे भी शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि इस तरह से मैं टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ C11 की रो नंबर फिक्स करनी है और जैसे मैं इस फार्मूले को कॉपी करके इन सारी जगहों पे पेस्ट करूंगा तो हर एक सेल में ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं चेक भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल D नंबर प्रोडक्ट की टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू D की पर यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट विच इज 0.8 एंड D के यूनिट सोल्ड विच इज 977, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन हो गई है, बिल्कुल सही फार्मूले लग गए हैं। मैं सारे फार्मूले सैंपल पे इनमें से कुछ फॉर्मूले चेक कर लूंगा। हम मैंने इन सारों को सम करना है। तो सम करने के लिए आपको पता है कि अगर कंटिन्यूअस रेंज हो तो मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट करके आल्ट और प्लस का बटन प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रेंजेस को भी सिलेक्ट कर देगा और सारों को सम भी कर देगा। टोटल प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होगा जी? हम टोटल रेवेन्यू में से माइनस करेंगे व्हाट? टोटल कॉस्ट। तो मेरे पास प्रोडक्ट ए का 960 यूनिट की कॉस्ट है और इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स की भी इसी तरह से 960 यूनिट का प्रॉफिट है और बाकी यूनिट्स का भी इसी तरह से प्रॉफिट आता चला जाएगा, राइट। तो ये एक कैलकुलेशन है जो टोटल मेरे पास प्रॉफिट इस पूरे पीरियड का कितना है जी? 4241। अब जो चीज हमने समझनी है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग हर फॉर्मूला को ये देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला किस चीज के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड या जो भी
रेलिवेंट सेल्स हैं इसमें, वो कौन कौन से सेल्स यूज हुए हैं, इस सेल में कौन कौन से सेल्स यूज हुए हैं और ये सेल आगे किन किन सेल्स में यूज हुआ है, ये हम देख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग F2 जब किसी भी सेल में प्रेस करते हैं, जब भी हम एडिट मोड में जाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें ये बताता है कि इसमें कौन कौन से सेल के रेफरेंसेस लगे हुए हैं, और अगर वो सेल्स भी आपको कहीं पर नजर आ रहे होंगे तो वो भी इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये दो सेल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिससे हमारा फाइनल आउटपुट नजर आ रहा है। राइट तो फार्मूला ऑडिटिंग में जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो चीज यूज कर रहे होते हैं वो ये है कि हम किसी भी सेल में जाते हैं, F2 प्रेस करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से सेल्स इस सेल में यूज हो रहे हैं, कौन कौन से सेल की वैल्यूज इस सेल में यूज हो रही हैं, और ऑन द अदर हैंड मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये बात कर सकते हैं कि कौन कौन से सेल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू में चेंज करने से इस सेल की वैल्यू में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 8016 कौन कौन से सेल पे डिपेंडेंट है, तो ये इन 4 सेल्स पे डिपेंडेंट है। इन चारों सेल्स में से किसी भी एक सेल की वैल्यू को मैं चेंज करूंगा तो मेरे पास 8016 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमिलरली इन सेल्स को जिनकी वैल्यू को चेंज करने से किसी एक सेल की वैल्यू में चेंज आ जाए, उनको उस सेल के प्रेसिडेंट सेल्स कहा जाता है। प्रेसिडेंट कहा जाता है। प्रेसिडेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनकी वैल्यू में चेंज करने से किसी एक सेल की वैल्यू में चेंज आ जाता है, और किसी भी सेल के प्रेसिडेंट्स ट्रेस करने के लिए हम लोग ट्रेस प्रेसिडेंट्स का बटन यूज करते हैं। ये एरोस के थ्रू हमें बताता है कि कौन कौन से सेल की वैल्यूज चेंज होने से इस सेल की वैल्यू में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल की वैल्यू पे क्लिक किया तो उसने मुझे बताया कि इन सारी वैल्यूज को जमा करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब ऑब्वियसली हो सकता है कि ये वाले सारे सेल भी बाय देमसेल्फ कुछ और सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो मैंने इनके जब प्रेसिडेंट्स की बात करने लगा हूं, इस सेल के प्रेसिडेंट की बात करूंगा तो ये सेल एक्चुअली इस सेल पे और इस सेल पे डिपेंडेंट है, सेल E5 पे और सेल E11 पे। तो सेल E5 और E11 दोनों में से किसी भी एक वैल्यू में चेंज करेंगे तो इस सेल की वैल्यू में चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली ये वाले सेल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रेसिडेंट्स की तरफ चलते चले जाते हैं। 4 का प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि द ट्रेस प्रेसिडेंट रिक्वायर्स दैट द एक्टिव सेल कंटेन अ फार्मूला व्हिच इंक्लूड्स वैलिड रेफरेंस। राइट तो इसलिए कहा है कि इसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसलिए आपकी ये कैलकुलेशन जो है मैं नहीं करके दे सकता। सिमिलरली सेल नंबर 2 के प्रेसिडेंट्स को मैं चेक करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि इस सेल को इस सेल से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऐड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन इस सेल की वैल्यू में कुछ भी चेंज करने से ये वाले सेल की वैल्यू में चेंजेस आएंगी। सिमिलरली ट्रेस प्रेसिडेंट हम इस सेल के भी प्रेसिडेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से सेल्स आपस में मल्टीप्लाई होके ये हमें इस तरह से नजर आ रहे हैं। जब आप इस शीट को प्रिंट करने जाएंगे तो ट्रेस प्रेसिडेंट के जो मार्क्स होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं। आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, जिसकी प्रिंट में सेटिंग होती है। इंशाल्लाह जब हम प्रिंट की सेटिंग देख रहे होंगे तो उस वक्त हम ये चीज डिस्कस करेंगे। राइट अच्छा ओके, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू पे अगले सेल की वैल्यूज डिपेंडेंट होती हैं, तो इन सेल्स को जिन सेल्स की वैल्यूज पे अगले सेल की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती हैं वो इस सेल के डिपेंडेंट सेल्स होते हैं, यानी कि वो इसके चाइल्ड सेल्स हैं। वो सेल्स ऐसे सेल हैं जिसमें इस सेल की वैल्यू के चेंज होने से इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेल है G21, इसकी वैल्यू अगर चेंज होगी तो कौन कौन से सेल्स पे फर्क पड़ेगा? सिर्फ 1353 पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1353 ऐड होके 4241 पर। राइट सिमिलरली यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल का एक सेल बनाता हूँ। टोटल के सेल में सारी की सारी वो वाली वैल्यूज ऐड हो रही हैं जो कि यहां से लेकर यहां तक आ रही है। राइट तो दिस विल बी माय टोटल वैल्यूएशन। अब अगर मैं इस सेल में चेंज करूंगा, 8016 में कोई चीज चेंज करूंगा, तो ये सेल की वैल्यू चेंज होने से 43,844 डायरेक्टली इफेक्ट होगा, क्योंकि 43,044 इन सारी वैल्यूज को सम करने से आ रहा है, और इस सेल की वैल्यू को चेंज करने से 1353 भी डायरेक्टली इफेक्ट होगा, क्योंकि वो इन दोनों सेल्स को एक दूसरे से माइनस करने से आ रहा है। तो इस सेल के जब मैं डिपेंडेंट्स कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा, सबसे पहले तो ऐसे कहते हैं कि फॉर्मूला की टैब में जाते हैं, जो मैंने प्रेसिडेंट्स वाले फॉर्मूले जो प्रेसिडेंट्स वाले एरोज लगाए थे उनको मैं रिमूव कर देता हूं और मैं इसके डिपेंडेंट्स चेक करता हूं। जी बिल्कुल, इस एक सेल के 2 डिपेंडेंट्स हैं। राइट यस
आई एग्री कि इस सेल को चेंज करने से और भी सेल्स की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्रैंड टोटल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वाला सेल चेंज हो रहा है, लेकिन वो सेकंड स्टेप में चेंज होगा। तो ये जो ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स होते हैं, ये सिर्फ सिंगल स्टेप तक आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से सेल्स की वैल्यूज डायरेक्टली इस सेल की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, कौन कौन सा सेल्स की वैल्यूज डायरेक्टली इस सेल की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। इनडायरेक्टली नहीं बता रहा होता, क्योंकि इनडायरेक्टली 4241 पे जो है वो डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली 4241 भी इस पे डिपेंडेंट है। अगर गौर से देखें तो 4241 इस डाटा शीट में हर नंबर पे डिपेंडेंट है। इसमें से किसी भी एक नंबर में चेंजेस करेंगे 4241 में लाजमी तौर पे चेंजेस आएंगे। तो अगर आप 4241 के प्रेसिडेंट्स में कैलकुलेट करता हूं, वो कहता है कि 4241 तो सिर्फ इन सारे सेल्स को जमा करने से बनता है, राइट। दोबारा एरोस को रिमूव करने के बाद प्रेसिडेंट्स पे जाता हूं तो 4241 इज ओनली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेल्स। हाँ, ये सारे के सारे सेल्स जो हैं वो डिफरेंट सेल्स पे डिपेंडेंट है। एरोस रिमूव करते हैं, किसी एक और सेल के डिपेंडेंट्स कैलकुलेट करते हैं। 1041 के डिपेंडेंट्स कैलकुलेट करके देखते हैं। इस सेल में वैल्यू चेंज होने से जरा सोच के बताएं कि कौन कौन से सेल की वैल्यू में डायरेक्टली फर्क आएगा। नंबर 1 इस सेल में, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेल में, इस सेल में और इस सेल में, इन 4 सेल्स में फर्क आएगा। हाँ, 8016 में भी चेंज आएगा, 1353 में भी चेंज आएगा, लेकिन ये डायरेक्टली चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये इन सेल्स को ऐड करने से बन रहा है, राइट। ये इन सेल्स को आपस में वैल्यूएट करने से ये वाले सेल्स बन रहे हैं और ये वाले सेल्स बन रहे हैं। तो मैं जरा 1041 के डिपेंडेंट्स कैलकुलेट करता हूँ तो उससे मुझे कहा कि भाई साहब ये 4 है, 1 2 3 और 4, राइट। तो ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट जो होते हैं वो आपको डायरेक्टली डिपेंडेंट और डायरेक्टली प्रेसिडेंट सेल्स के बारे में बताते हैं। हम यहाँ से रिमूव एरोस से एरोस को रिमूव भी कर सकते हैं। सिमिलरली एक फंक्शनैलिटी है जिसे हम कहते हैं शो फार्मूला। शो फार्मूला आपकी शीट के अंदर तमाम सेल्स में जो फार्मूलाज लगे हुए हैं वो उनको दिखाना शुरू कर देती है। अभी करंटली हमारे पास आउटपुट क्या है कि फाइनल आउटपुट नजर आ रहा होता है, किसी भी सेल के अंदर फार्मूला नजर नहीं आ रहा होता, और जब हम फार्मूला बार में जाते हैं तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। अगर हम लोग शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो हर सेल में लगा हुआ फार्मूला नजर आना शुरू हो जाएगा, और हम किसी भी सेल में जाएंगे तो वो हमें हाईलाइट करके बताएगा कि इस सेल में ये वाला सेल और ये वाला सेल ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली नजर आना शुरू हो जाएगा। पहले क्या होता था, जब हम लोग शो फार्मूला में नहीं थे, जब हम ऐसे थे तो हम हर सेल में F2 प्रेस करके देखते थे कौन सा सेल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं इस तरह से कर दूंगा, जिसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है, और ये कंट्रोल प्लस ये जो 1 की लेफ्ट साइड पे जो टैब के बिल्कुल ऊपर एक बटन होता है, ये जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, उस पे जब आप क्लिक करते हैं कंट्रोल प्लस डैट स्पेशल कैरेक्टर, तो आपके पास यहाँ पे हर सेल के अंदर जो फॉर्मूले लगे हुए हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी भी सेल के ऊपर लेके जाएंगे तो वो उससे रेलेवेंट जितने भी सेल्स हैं उनको हाईलाइट कर देगा कि इन सेल्स की वैल्यूज पे ये वाला सेल डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं, राइट। इस टैब के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं एवेल्यूएट फार्मूला। एरर चेकिंग हम लोग स्किप कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह एक और सेपरेट वीडियो में एरर चेकिंग के ऊपर भी बात करेंगे। एवेल्यूएट फार्मूला आपको ये बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये कैलकुलेशन देखी थी जो हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी। मैं इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करके बताता हूं तो ये देखें कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये कैलकुलेशन किस तरह से की है, पहले क्या कैलकुलेट किया है, फिर क्या कैलकुलेट किया है, ये चीज हमें एवेल्यूएट फार्मूला में नजर आती है। तो किसी भी सेल में जिसमें फार्मूला लगा है, आप एवेल्यूएट फार्मूला पे क्लिक कीजिए तो एवेल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये डायलॉग बॉक्स आपको बताता है कि ये फार्मूला एक्चुअली किस तरह से एवेल्यूएट हो रहा है। इसमें सबसे पहले पूरी की पूरी फार्मूला लाइन आपको नजर आएगी, राइट। इस फार्मूला लाइन में जो कैलकुलेशन अंडरलाइन है, फॉर एग्जांपल इस वक्त अंडरलाइन कैलकुलेशन है 3 × 4, तो ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये वाली आउटकम कैलकुलेट होगी, ये वाली कैलकुलेशन होगी। जैसे ही 3 × 4 मल्टीप्लाई होगा, एक नई स्टेटमेंट बन जाएगी और उस स्टेटमेंट में दोबारा से एक नई लाइन लग जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है टू शो द रिजल्ट ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन क्लिक एवेल्यूएट।
अंडरलाइन जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले ये वाला स्टेप परफॉर्म होगा, द मोस्ट रिसेंट रिजल्ट अपीयर्स इटैलिसाइज्ड, और जैसे ही ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी इसका आंसर इटैलिक में हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा हाँ इसका तो ये आंसर आया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स इवैल्यूएट, मैं एक दफा इवैल्यूएट पे क्लिक करता हूँ, वो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसने यहाँ पे लिख दिया है 12 और इटैलिक कर दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि ये फाइनल आउटपुट है। अब 12 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में एक्सेल 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, 6 माइनस 3। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 6 माइनस 3 को परफॉर्म करेगा, अब क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो जैसे ही 3 आ गया है अब इसकी ब्रैकेट ओपन करेगा, इवैल्यूएट पे क्लिक करते हैं, 36/3 इवैल्यूएट पे क्लिक करते हैं, 12 आ गया, 12 प्लस 2 अब कैलकुलेशन होगी तो 14 आ जाएगा, 14 प्लस 4 18 आ जाएगा, राइट। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला किस तरह से इवैल्यूएट किए जाते हैं। कैलकुलेशन स्टेप्स क्या हैं, किन कौन से स्टेप्स में पहले कौन कौन सी कैलकुलेशन होगी, ये फंक्शनैलिटी हमें एरर चेकिंग में ज्यादा बेनिफिट देती है। मैं डिफरेंट टाइप के एरर्स सिनेरियोज बना के आपके साथ शेयर करूंगा कि जी ये वाला एरर इस तरह से आया है और इसको हम लोग किस तरह एरर चेकिंग में जाके या इवैल्यूएट फार्मूला में जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम और एक सेल में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से इसका आंसर एरर में आ रहा है, राइट। तो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।